डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारे अध्ययन के 4 मुख्य आधार होंगे, जिसमें सबसे पहला है उत्तर लेखन कला, फिर देखेंगे मानचित्र लेखन कला, फिर सभी पाठों का पाठ सारांश और साथ ही देखेंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ सारांश के तहत अध्याय 1 का पाठ सारांश, और अध्याय 1 का नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल की। अब महाजनपद काल का निर्माण किस प्रकार हुआ, या इसका उदय किस प्रकार हुआ, या ये अस्तित्व में किस प्रकार आया, तो इसके लिए सबसे पहले भारतीय इतिहास के शुरुआती दौर में थोड़ा सा समझेंगे। भारतीय इतिहास को शुरुआती दौर से थोड़ा समझेंगे, जिसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में लौह तकनीक विकास के कारण मनुष्य के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, जिससे मनुष्य कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में विकास करने लगा, और इसी क्रम में छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यही जनपद आगे चलकर महाजनपदों में के रूप में विकसित हो गया। महाजनपद 2 प्रकार के राज्यों में विभाजित थे, जो पहला था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्रों में भी कुछ महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली थे, जिनमें प्रमुख थे 4 थे: मगध, अवंती, कौशल और वत्स्य। बात करते हैं इनके महाजनपदों के समय की, तो इनका समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा। बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय में महाजनपदों की संख्या 16 बताई है, जो हम इस मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले मगध की बात करते हैं। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिगृह थी। उसके बाद में देखते हैं दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक महाजनपद आता था, जो कंबोज था, और जिसकी राजधानी राजपुर या आटक थी। एक पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसी प्रकार आगे देखें तो कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें राजस्थान के महाजनपदों में, 2 राजस्थान के महाजनपद थे, जिसमें एक मत्स्य और दूसरा सूरसेन। इसी प्रकार इस मानचित्र की सहायता से सभी महाजनपदों को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख जनपद। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है, जिनकी संख्या 4 थी, जिसमें सबसे पहला जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। अब एक एक करके इनको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जांगल की राजधानी अहिछत्रपुर थी। जांगल की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। और इसके क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान बीकानेर, जोधपुर, नागौर आदि जिलों का जो क्षेत्र था वो जांगल देश के नाम से विख्यात था, और इस पर बीकानेर के राजाओं का आधिपत्य होने के कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगल दरबादशाह भी कहते थे। अब बात करते हैं मत्स्य की। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे बैराट भी कहा गया, और वर्तमान में यह जयपुर जिले का भाग है। इसके क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान के जयपुर, अलवर, भरतपुर जिले इसमें शामिल थे। कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। आगे बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके क्षेत्र की बात करें तो यह आधुनिक बर्ज या भरतपुर, करौली, धौलपुर व अलवर जिलों के क्षेत्र इसमें शामिल है, और इसी जनपद से वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का भी संबंध रहा है। आगे बात करें सिवी जनपद की। तो सिवी एक जाति थी, जो शुरुआत में पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करती थी, लेकिन बाह्य आक्रमणों के कारण आगे ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर स्थायी रूप से निवास करने लगी, और जिसकी जानकारी हमें इनके यहाँ से प्राप्त सिक्कों से मिलती है। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ के पास में नगरी क्षेत्र को।
अब बात करते हैं जनपदों की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम था संस्थागार। और इस संस्थागार में कुलीन परिवारों के सदस्य शामिल होते थे और इनका प्रमुख कार्य होता था राज्य की नीति के आधार पर नियमों का निर्धारण करना। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, उसे कहा जाता था अनुयुव विरोध। आगे देखते हैं समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति के तहत किस प्रकार मगध सबसे शक्तिशाली और मगध का सबसे अधिक विस्तार हुआ, जिसने लगभग समस्त उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसमें सबसे पहले जो वंश था उसका नाम आता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की, किस प्रकार की, क्या क्या इनकी शासन व्यवस्था थी, उनको हम अब समझने वाले हैं या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर की। इसमें प्रमुख 3 राजा हुए, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो रहा, शासन का जो समय था वो रहा 322 से 298 ईसा पूर्व। इसके समय प्रमुख घटना हुई, यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजित हुआ। और विजित होने के बाद में दोनों के मध्य एक संधि हुई, जिस संधि के तहत कुछ प्रदेश यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज इस क्षेत्र में पाटलिपुत्र आया और यहाँ पर इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला मैसूर, जो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, उपवास के तहत शरीर त्याग। मौर्य की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनता है और इसका शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व रहा। इसकी बात करते हैं तो यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेटस का, वायु पुराण में भद्रसार कहा गया, जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया। इसके समय की प्रमुख घटना की बात करें तो दिव्यावधान ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें पहले सुसीम फिर अशोक को भेजा गया और जिसे अशोक ने अंततः इन विद्रोह का दमन किया। बात करते हैं बिंदुसार के दरबार में 2 प्रमुख राजदूत आए। जो पहला राजदूत था उसका नाम था डायमेकस, जो यूनानी शासक एंटिओकस प्रथम का राजदूत था। दूसरा राजदूत आया जिसे डायोनिसिस के नाम से जाना जाता है, जो मिस्र नरेश फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय का राजदूत था। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो आगे देखें सम्राट अशोक को, और सम्राट अशोक का जो समय रहा है वो 272 से 232 ईसा पूर्व तक रहा, लेकिन ये अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना, इसीलिए इसे 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष के बाद में 269 ईसा पूर्व इसका राज्याभिषेक हुआ। बात करते हैं इसके नाम की। तो अशोक का नाम अशोक कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये 2 अभिलेखों से प्राप्त होता है, एक मास्की और दूसरा गुजरा अभिलेख है। अभिलेखों में इसका नाम देवनामप्रिय और देवनामप्रियदर्शी मिलता है, या पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है, और लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। अशोक के समय की मुख्य घटनाएं, जिसमें सबसे पहले अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष या 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। बाद में उपगुप्त बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, और इससे पहले अशोक शिव धर्म का उपासक था, जिसकी जानकारी हमें कल्हण की पुस्तक रासतरंगिणी के द्वारा प्राप्त होती है। कल्हण ने रासतरंगिणी लिखी और रासतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक स्थान पर गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक स्थान पर या कपिलवस्तु नामक स्थान की धम्म यात्रा की, और वहाँ जाकर इन्होंने भूमि कर को गठाया,
जिसकी जानकारी हमें रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर बराबर की पहाड़ियों में या आजीविकों के लिए रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण शामिल है। बात करें, अशोक ने प्रथम शिलालेख के द्वारा यज्ञ के लिए पशुओं का वध निषेध कर दिया था। आगे चलकर अशोक ने जिस नीति का पालन किया उसे धम्म कहा गया। और धम्म की बात करें तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें अभिलेखों में धम्म कहा गया। एक बार पुनः सुन ले, धम्म किसे कहा गया या धम्म किसे कहते हैं? अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया। धम्म की परिभाषा 2 और 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। अब बात करते हैं अशोक के समय की महत्वपूर्ण बातें, जिसमें अशोक ने शुरुआत की धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या थी? धम्म यात्रा में पहले क्या होता था, अशोक से पूर्व क्या होता था कि विहार यात्राएं की जाती थी, जिसमें राजा शिकार के लिए, पशुओं का शिकार के लिए जाया करते थे। लेकिन इसके स्थान पर अशोक ने धम्म यात्राओं का प्रावधान किया, जिसमें राजा बौद्ध स्थानों की यात्रा करेगा और वहां पर जाकर ब्राह्मणों, वृद्धों और श्रमणों को श्रवणदान करेगा। ये क्या थी? धम्म यात्राएं। अशोक स्वयं, अभी जैसे पहले बात की, अशोक ने स्वयं 10वें वर्ष बोध गया की और 20वें वर्ष लुम्बिनी या कपिलवस्तु की धम्म यात्राएं की थी। अब बात करते हैं अनुसंधान क्या था? तो अशोक के समय राज्य के कर्मचारियों को या जैसे पारदर्शकों, राजकों, युक्तों को प्रति 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया। आगे बात करते हैं धम्मामात्रों की नियुक्ति भी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की, जिनका प्रमुख कार्य होता था जनता में धम्म प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करवाना, उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत के से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली वो जेम्स प्रिसेप को 1837 में मिली। इस प्रकार 40 वर्षों तक शासन करने के बाद में 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य साम्राज्य में कमज़ोर शासक हुए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य अधिक प्रगति नहीं कर पाया और कुछ ही समय बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, जिसमें अंतिम सम्राट वृहदत्ते, जिसकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। अब साथ ही शुंग वंश को भी देख लेते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने की वृहदत्त की हत्या करके, और इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके प्रधान पुरोहित सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पंतजलि थे और इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की और सत्ता का केंद्रीकरण राजा के हाथ में होते हुए भी वह निर्कुंश नहीं होता था। इसी के साथ कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए, जिसमें है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र शामिल है। यहाँ पर एक विशेष परीक्षण के तहत मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा गया। अब उपदा परीक्षण में क्या होता था कि राजा द्वारा मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र को भली भांति जांचा जाता था, उसके बाद में ही उनकी नियुक्ति की जाती थी। उसे क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण। अब बात करते हैं मौर्य प्रशासन में 2 भागों में बटा हुआ था। एक था केंद्रीय प्रशासन और दूसरा था प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र के अनुसार 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना आप सभी जानते हैं कौटिल्य ने की। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है।
इन 18 विभागों को अर्थशास्त्र में तीरथ कहा गया और इनके अध्यक्ष को महामात्र कहा गया। इन 18 विभागों में से 2 प्रमुख विभाग है। जो पहला है समाहर्ता, जिसका कार्य था राजस्व एकत्रित करना और वार्षिक बजट तैयार करना। साथ ही दूसरा है सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष होता था और राज्य में कोष गृह बनाना, अन्नागार बनाना इसके प्रमुख कार्य थे। अब बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्था की। तो प्रांतीय व्यवस्था में अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी शरणगिरी। तीसरा था मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। पांचवा था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। अब बात करें तो इन प्रांतीय शासन व्यवस्था की, इसमें प्रांत विषयों में विभक्त थे, जो विषयपतियों के अधीन आते थे और जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। जैसे वर्तमान समय में जिले का प्रशासनिक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, उसी प्रकार उस समय स्थानिक होता था, जो समाहर्ता के अधीन आता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। अब बात करते हैं मौर्य की न्याय व्यवस्था की, जिसमें सम्राट सर्वोच्च अधिकारी होता था और निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, जहां ग्रामीण या ग्राम वर्ग अपने निर्णय देते थे। इसके साथ ही संग्रहणक, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे, लेकिन सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, जिसमें एक था धर्मस्थय और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थय दीवानी अदालत जैसे होते थे, जैसे चोरी, डाके, लूट के मामले इसमें देखे जाते थे। कंटक शोधन जैसे वर्तमान फौजदारी अदालत होते हैं उसी प्रकार होते थे, और राज्य व व्यक्ति के मध्य के विवादों का ये निपटारा करते थे। इसी के साथ हम देखते हैं मौर्य प्रशासन का जो समाज था वो किस प्रकार था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना और उसी आधार पर कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को वर्गीकरण की दृष्टि से 7 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक और 7वां सभासद है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता है। बात करें सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व सिमुक नामक सामंत द्वारा की गई और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा सातवाहन वंश के द्वारा ही शुरू की गई, जिसे अग्रहार भी कहा जाता था। चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्रा का चलन भी सातवाहन वंश के शासकों द्वारा किया गया और पश्चिम दक्कन में अनेक चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रमुख है कार्ले का चैत्य। और जो चैत्य वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, कार्ले के चित्र एक चट्टान को काट कर बनाया हुआ है, जिसमें 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। वर्तमान में कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि सातवाहन काल सिक्के किस प्रकार थे और सातवाहनों का शासन इस मानचित्र में आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम एक महान साम्राज्य की, जिसे भारत का स्वर्ण काल भी कहा गया है। उसका नाम है गुप्त साम्राज्य, जिसका काल समय 275 से 550 रहा और इसकी स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई। इसमें सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त की, जिसका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने महाराजाधिराज की पदवी धारण की और इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने 319 में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इनके बाद में शासक बनता है समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल
335 से 380 ईस्वी तक रहता है। और इनके शासनकाल के बारे में जानकारी हमें इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति से में देखने को मिलती है। जो आप इस चित्र में देख रहे होंगे ये इलाहाबाद प्रशस्ति है और इसके लेखक इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का उल्लेख भी इस प्रयाग प्रशस्ति पर उल्लेखित किया है। और इसी पर उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा। और सिक्कों पर जो लेख मिलते हैं उसमें अश्वमेध पराक्रम कहा गया है समुद्रगुप्त को। संगीत में भी निपुण होने की वजह से उसे कविराज भी कहा जाता था। और एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए भी मिलती है। इस प्रकार समुद्रगुप्त इस वंश का एक महान शासकों में आता है। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा और इन्होंने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। शक विजय के पश्चात इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्हीं के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आए। बात करते हैं कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य की, जिनका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी तक रहा और इन्होंने प्रमुख कार्य किया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद में बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त ने हूणों को भी पराजित किया। और इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के महान शासकों को हमने ध्यान से देखा। और ये यहाँ पर विस्तार से एक इस मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो पोर्शन था ये चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था। फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त ने इस शासन के साथ में इतना और साम्राज्य विस्तार किया गया। इसे आप मानचित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, हम देखते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जिसमें प्रमुख बातें जो मुख्य बातें थी उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि ये गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में शामिल है। सबसे पहले बात करें, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानते थे और उनकी राजकाज की भाषा संस्कृत थी। इन्हीं के समय या गुप्त वंश के समय ही कालिदास जैसे महान कवि हुए, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम महाकाव्य भी लिखा। इसी समय शूद्रक हुए, जिन्होंने मृच्छिकटकम लिखा। और इसी समय विशाख दत्त हुए, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा। रामायण, महाभारत और मनु संहिता जो हम देखते हैं इसका वर्तमान स्वरूप भी गुप्त वंश की ही देन है। इनका जो वर्तमान स्वरूप जो आज हम देखते हैं ये भी गुप्त वंश की ही देन है। इसके बाद में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये गणितज्ञ भी इसी काल में हुए। और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी गुप्त वंश की ही सांस्कृतिक उपलब्धियों में शामिल है। मेहरौली में लौह स्तंभ है जो खुले आसमान में होते हुए भी आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगी, ये भी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में शामिल है। उसके अलावा देख सकते हैं कि नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति मिली। और अंतिम बात करते हैं, चीनी यात्री फाहियान भारत आया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। उसने भी अनेक यहाँ के जो संस्कृति थी उसके बारे में लिखा। यहाँ गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बाद में अब हम देखते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति द्वारा की गई। इसमें प्रमुखतः 3 राजा हुए, जिनमें प्रभाकर वर्धन और दो उसके पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन इस वंश का शासक बना और शुरुआती दौर में अनेक युद्ध किए। और युद्ध के दौरान ही बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में राज्यवर्धन सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद में उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने 40 वर्षों तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जिस समय सिंहासन पर बैठा उस समय राज्य की स्थिति अत्यंत ही संकटपूर्ण थी और इन्होंने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का वध करने वाले बंगाल के गौड़ शासक शशांक की हत्या कर दी। और उसके बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को बनाया।
हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी भी धारण की और ये पहले शिव धर्म के उपासक थे। बाद में चलकर इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। इन्हीं के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया, जो 629 से 645 ईस्वी तक भारत रहा। इन्हीं के दरबार में बाणभट्ट नामक दरबारी कवि थे, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित्र पुस्तक लिखी। ये स्वयं संस्कृत के एक महान विद्वान थे। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का 3 नाटक लिखे और इन्होंने 3 नाटक लिखे और इनके दरबार में अन्य विद्वान भी रहते थे, जैसे मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान इन्हीं के दरबार में रहते थे। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये हर्षवर्धन का छाया चित्र है। अब बात करते हैं आगे पाल वंश की। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की। इन वंशों की यहाँ पर छोटे छोटे या संक्षिप्त रूप में आप पहले ही जानते हैं कि हम पाठ का सार देख रहे हैं, ना कि पूरा पाठ के सार के तहत हम थोड़ा थोड़ा इन वंशों को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें मुख्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के अंदर से आ जाएंगे। अब बात करते हैं पाल वंश की, और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की। धर्मपाल इस वंश का सबसे महान शासक हुआ और इन पाल वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी शामिल था। त्रिकोणात्मक संघर्ष एक 3 कोण मतलब त्रिकोणात्मक संघर्ष है। यहाँ पर पाल मान लो, यहाँ पर राष्ट्रकूट और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, इन्होंने तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल ने की, जो पाल वंश का शासक था। देवपाल अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले आया और इसकी सभा में सुमित्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत भी आया था। किसकी सभा में? देवपाल की सभा में। आगे बात करते हैं, पालवंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये वास्तुकला के भी बड़े प्रेमी थे और इनके दरबार में धीमान और विटपाल जैसे वास्तुशिल्पी भी रहते थे। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की और इसकी राजधानी नासिक, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ती है, और इसमें कुल शासक 14 हुए, जिसमें कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को इस वंश की राजधानी बनाई और वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक होने के कारण इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अरबों ने इस वंश के शासकों को या राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा या बलराज के द्वारा संबोधित किया। आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की और नागभट्ट द्वितीय ने इसकी राजधानी कन्नौज ले गया। नागभट्ट द्वितीय कहाँ ले गया? कन्नौज। और सबसे प्रतापी जो राजा हुआ, राजा भोज, जिसे महिर भोज के नाम से भी जाना जाते हैं, उसके समय अरब व्यापारी सुलेमान भारत आया। आगे बात करते हैं इस वंश के शासक की महेंद्रपाल की, जिसके दरबार में राजशेखर रहता था और जिसने कपूर मांजरी नाटक लिखा। इस वंश के शासकों ने अरबों को भारत में या भारत की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया। अब यहाँ पर चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि ये राष्ट्रकूटों का क्षेत्र था और ये इस साइड में था पाल वंशों का और ये था गुर्जर प्रतिहार वंशों का। और इनकी हमने देखा राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों का त्रिकोण में संघर्ष। अब आगे बात करते हैं हम अगले वंश की, जिसका नाम है चोल वंश। चोल वंश की किस प्रकार शुरुआत हुई, इनके प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इनकी चोल कला कैसी थी, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें, प्राचीन दक्षिण पथ में 3 प्रमुख राज्य थे, जिनका नाम था पांड्य, चेर और चोल। ये सभी राज्य तमिल भाषी क्षेत्र थे और इन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को भी प्रोत्साहन दिया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल साहित्य में।
अब बात करें यहाँ इनके राजाओं की, तो इसमें सबसे पहले करिकाल नामक एक राजा हुआ लगभग 100 ईस्वी के आसपास, और इन्होंने पुहार नामक नगर की नींव डाली, और इसने सिंघल से भी युद्ध किया। सिंघल मतलब श्रीलंका से भी इन्होंने युद्ध किया। इसके प्रमुख राजाओं की बात करें तो इसमें राजराज प्रथम, जिनका शासन 985 से 1013 ईस्वी तक रहा, भारत का एक छत्र सम्राट। इन्होंने क्या किया, भारत के अंदर अनेक क्षेत्रों को विजित किया, जिससे इन्हें भारत का एक छत्र सम्राट भी कहा गया। और अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनाया, जो आप ये चित्र में देख रहे होंगे। इसके बाद में प्रमुख शासक थे राजेंद्र प्रथम, जिनका शासनकाल 1016 से 1044 ईस्वी तक रहा, और इनके शासनकाल में उस समय सबसे बड़ी शक्तिशाली नौसेना थी। और इन्होंने उत्तर भारत में गंगा मैदान तक युद्ध किया, और विजय के उपलक्ष्य में गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की, और गंगेचोड़पुरम नगर भी बसाया, और एक तालाब, इसी नाम से एक तालाब भी बसाया। इस प्रकार चोल वंश के ये प्रमुख चोल प्रशासन की, तो चोल प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये ग्राम पंचायत प्रणाली पर, चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था, और जो अभी वर्तमान में जो अपनी ग्राम पंचायत प्रणाली है, ये भी चोल प्रशासन की ही देन है। इसके बाद में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था, और मंडलम कोट्टमों में विभाजित थे। कोट्टम नाडु में विभाजित थे, नाडु कुर्रम में विभाजित थे, और कुर्रम गांव में। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे मंडलम मतलब अभी वर्तमान में राज्य, और राज्य के अंदर जो जिले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोट्टम। उस समय क्या कहते थे, कोट्टम। और कोट्टम जिलों के अंदर क्या होती है, तहसील। तहसील को क्या कहते हैं, नाडु। और तहसील के अंदर क्या होते हैं, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, कुर्रम। और ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, गांव। उसी प्रकार ये भी था, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम और ग्राम। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। जिस प्रकार अभी सरपंच का चुनाव होता है, उसी प्रकार उस समय गाँव के जो प्रतिनिधि होते थे, उनका प्रतिवर्ष नियमित रूप से चुनाव किया जाता था। मंडलम को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रण करने के लिए कोई भी केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाता था, और उस समय चोल राज्य में प्रचलित सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था, जो 16 औंस का होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में जो सोने का सिक्का था, उसे क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी, और ये चोल प्रशासन के या चोलों की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बात करते हैं चोल कला की। चोल कला में द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषता रही है। यहाँ पर चोलों की जो कला विशेषता थी, वो द्रविड़ शैली पर आधारित थी, और द्रविड़ शैली की जो विशेषता है, उसमें सबसे पहले है वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वर्ग सदन, ब्रैकेट्स और संयुक्त स्तंभों का होना, जो आप इस चित्र में जूम करके आसानी से देख सकते हैं कि गोपुरम कहाँ होते हैं, मंडप कहाँ होते हैं, वर्गाकार विमान कहाँ होते हैं। आज भी दक्षिण के मंदिर इसी शैली पर आधारित है। और राजराजेश्वर का जो मंदिर है, ये द्रविड़ शैली का, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं चित्र में, राजराजेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली का शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली भी चोलों की देन है। दक्षिण भारत में जो नहरों की शुरुआत की गई, वो भी चोलों की देन है। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्ति भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। जो आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये नटराज शिव की मूर्ति है, जिससे आप सभी परिचित है। हमने देखा चोल वंश और चोल वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में देखा, और उसके बाद में चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था देखी, प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार थी उनकी। उसके बाद में चोल कला देखी, और चोल कला में द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं, वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम आदि व्यवस्थाएं हमने देखी। अब बात करते हैं पल्लव वंश की, और पल्लव वंश के शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णु गोप का मिलता है। इसमें एक महान राजा हुए जिनका नाम था महेंद्र वर्मा, जिन्हें महान वास्तु निर्माता भी कहा गया। इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था मत विलास प्रसन्न, और महेंद्र नाम का तालाब भी इन्होंने खुदवाया।
लेकिन ये चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय के साथ युद्ध में पराजित हुए। इनके बाद में इनका पुत्र राजा बना जिनका नाम था नरसिंह वर्मा या महामल्लम, जो 642 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय को हराया और वातापी पर, जो चालुक्य की राजधानी थी, उस पर अधिकार कर लिया। पल्लव राजा ने महामल्लमपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहाँ पर 5 रथों का निर्माण किया, जो आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं। अब बात करते हैं चालुक्यों की। तो चालुक्य का वंश 550 से 757 ईस्वी तक रहा और ये इसके बाद में ये वातापी पे रहा और इसके बाद में इनका जो अधिकार था वो कल्याणी पे रहा। इनकी 2 राजधानियां रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रख्यात इस वंश का राजा हुआ, जो 608 ईस्वी में जिसने शासन ग्रहण किया और उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। पुलकेशन के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाई। कौन से क्षेत्र को? कल्याणी को। इससे पहले जो राजधानी थी वो वातापी थी, लेकिन वातापी पर कुछ समय के लिए पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा ने अधिकार कर लिया था और उसके बाद विक्रमादित्य ने इधर राजधानी बनाई कल्याणी को, जहाँ पर 973 से लेकर 1200 तक ये राजधानी रही। विक्रमादित्य षष्ठ जो विक्रमांक नाम से प्रसिद्ध है, जिसने कांची पर अधिकार कर लिया और इन्हीं के दरबार में प्रसिद्ध कवि विल्हण रहा करते थे, जिन्होंने विक्रमांक देवचरित्र ग्रंथ भी लिखा। और जो ये विक्रमांक देवचरित्र लिखा गया है ये विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेश हिंदू होने पर भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी इन्होंने परिचय दिया। याज्ञवल्क्य के स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने, जो कल्याणी में चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणी में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ भी माना जाता है। इस नक्शे की सहायता से आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर है ये पल्लव वंश का, पल्लवों का क्षेत्र था, ये पल्लवों का क्षेत्र था और ये क्षेत्र है चालुक्य का क्षेत्र। हमने देखा किस प्रकार पल्लव वंश और चालुक्य वंश के शासकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए और उनका अधिकार क्षेत्र भी देखा। अब आगे बात करते हैं बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण। किस प्रकार बाह्य जातियों ने भारत पर आक्रमण किया और अंत में अपने आप को आत्मसात कर लिया। सबसे पहले शक आए भारत में, फिर कुषाण आए और फिर ऊन आए। अब हम इन जातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं शक जाति। शक जाति मध्य एशिया की लड़ाकू जाति थी, जो बोलन दर्रे को पार कर 71 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश किया। इन्होंने धीरे धीरे पहले उत्तरापथ, फिर मथुरा और कालांतर में अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र तक अपना अधिकार या अपना आधिपत्य स्थापित किया। शक शासकों में प्रमुख शासक नहपान को सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। शकों में सबसे जो प्रतापी राजा था उसका नाम था रुद्रदामन, जिसके बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। बात करते हैं कुषाण वंश की, और कुषाणों को यूची या तोचेरेन भी कहा जाता था। यूची कबीला आगे चलकर 5 भागों में बटा और इसमें से एक कबीला भारत आया और भारत के कुछ भागों पर शासन करने लगा। बात करें कुषाण वंश के संस्थापक की, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसिस प्रथम था, जिसका शासन समय 15 से 65 ईस्वी तक रहा और इन्होंने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। इसके बाद में शासक बना भीम कडफिसिस द्वितीय, जिसका शासन 65 से 75 ईस्वी तक रहा और इसने अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए और ये शैव मत का अनुयायी था। इसके बाद में करें इस वंश के एक महान शासक के बारे में, जिसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्वनाथ की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई। अब इसकी बात करें तो इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी पेशावर को बनाया या फिरोजपुर को बनाया और दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया। 78 ईस्वी में इन्होंने एक संवत चलाया। 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जानते हैं। मथुरा से जो इसकी दूसरी राजधानी थी, मथुरा से कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है।
जिसे हम अभी चित्र की सहायता से भी देखेंगे। इनके दरबार की बात करें तो इनके दरबार में पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विख्यात गणितज्ञ, चरक जैसे चिकित्सक और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंध रखते थे। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ, दो शाखाओं में बटा होता है, एक हीनयान और एक महायान शाखा। तो इन्होंने महायान शाखा को उत्थान में अनेक कार्य किए। आगे बात करें हूण आक्रमणकारियों की, तो हूणों ने आक्रमण शक और कुषाणों के बाद किया और इनका पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत पर गुप्त वंश का शासन था और स्कंदगुप्त ने इन हूणों को पराजित किया। आगे चलकर तोरमान ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया और महाराजा धीराज की उपाधि या पदवी धारण कर ली। तोरमान का पुत्र महिरकुल ने शालकोट को अपनी राजधानी बनाई। वो बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करता था, इसीलिए उन्होंने अनेक विहार और अनेक चैत्य को नष्ट कर दिया। इन्हीं आक्रमणों के कारण या हूण आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और उसके बाद में भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में। चित्र की सहायता से हम देखते हैं किस प्रकार इनके किस क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने साम्राज्य किया और इनकी जो कनिष्क की उनकी बूट पहने हुए, भारी बूट पहने हुए और चोगा पहने हुए जो चित्र है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले शकों की बात करें तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये भारत का मानचित्र, वर्तमान भारत का मानचित्र। इसी के इस साइड में यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में शकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। बात करते हैं कुषाण वंश की, तो कुषाणों ने इनसे थोड़ा आगे आकर यहाँ तक पूरा कुषाण साम्राज्य, ये कुषाण साम्राज्य था। आगे बात करें ये तोरमान है जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी और ये इनका साम्राज्य है। ये कनिष्क का छाया चित्र है और ये चित्र जो मथुरा से प्राप्त हुआ, अभी बात की हमने, जिसमें भारी बूट पहने हुए और चोगा पहने हुए दिखाया गया है। अब इसी के साथ अपना ये अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय के बाद में आगे हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेखन कला के साथ में उनको समझेंगे। अध्याय के मानचित्र के मुख्य बिंदुओं को भी देखेंगे। इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रश्न भी दे रहा हूं जिन्हें आने वाले वीडियो में हल करवाऊंगा। इसे आप देखें और समझें और याद करने की कोशिश करें। जिससे पहला क्वेश्चन है, कौन से शिलालेख में अशोक ने बुद्ध के 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? फाहियान किस शासक के समय भारत आया? कादम्बरी के लेखक कौन है? वह किस शासक के दरबार में था? 5वां क्वेश्चन है, राज राजेश्वर मंदिर किस शासक ने बनाया और किस शैली में वो बना हुआ है? बात करें आगे मानचित्र, इसमें मानचित्र में आपको देखना है मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, कलिंग और नासिक और प्रयाग। इन सभी को मैं आगे आने वाले वीडियो में हल करवाने वाला हूँ या समझाने वाला भी हूँ। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपकी कोई क्यूरी हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।